Hello friends, welcome to the ISNIA e-medical classes. Today we will discuss about compounds synthesized from amino acid and aromatic amino acids. First we will discuss about compounds synthesized from amino acids. The amino acids are an important group of compounds. Amino acids जो होते हैं ये एक important group होते हैं किसी भी compound का, concerned in the biosynthesis of variety of nitrogen containing plant metabolites. ये जो होते हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं. किस में रोल प्ले कर रहे हैं? ये बायोसिंथेसिस करवा रहे हैं. नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका ये बायोसिंथेसिस कराने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं. ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे बन रही हैं? फर्स्ट वन क्या बन रहा है? प्रोटीन. कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाता है. मतलब प्रोटीन जो होती है बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन होती है. कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो भी किससे मिलके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स भी किससे मिलके बने हुए हैं हमारे? ये भी हमारे अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं. हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने हुए होते हैं? हमारे अमीनो एसिड से ही मिलके बने हुए होते हैं. क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये हमारा जो कलर वगैरह आता है, कलर पिगमेंट जो डेवलप होता है हमारे लीव्स वगैरह के अंदर, वो भी किससे बन के बना हुआ है? अमीनो एसिड से ही मिलके बना हुआ है. हमारे जो अमाइन ग्रुप्स होते हैं किसी भी चीज़ में ये बॉन्डेज का काम करते हैं, वो भी किससे मिलके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके हुए हैं. जो एल्कोलाइड्स होता है प्लांट्स में वो भी किससे मिलके बना हुआ है? बॉडी या प्लांट में दोनों में वो भी किससे मिलके बना है? अमीनो एसिड से. हमारा जो ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने हुए हैं? अमीनो एसिड से. तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं ये किसी भी चीज़ का ये छोटा यूनिट है. मतलब कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके ये सारी चीज़ों का कंपाउंड बनाते हैं. नेक्स्ट वन, इनबॉर्न एरर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. अब हमारे कुछ जब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जिसकी वजह से कोई भी फ्रेग्रेंस डेवलप होता है, वो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं. तो जो ये इनबॉर्न एरर्स हो रहे हैं जब अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है तब कुछ जेनेटिकली एरर्स हो जाते हैं कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? इनबॉर्न एरर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो ये क्या होता है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर. ये क्या होता है? रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो भी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, इन विच द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली टर्न फूड इनटू एनर्जी. इसमें क्या होता है जो बॉडी हमारी जो फूड को टर्न करना है वो इसको एनर्जी की फॉर्म में क्या नहीं कर पाएगी, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी. वैसे हमारी नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? हम फूड खाते हैं, फूड क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होकर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन ऐसे जब इनबॉर्न एरर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो इसमें क्या होता है? जो फूड हमने खाया वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. The disorder are usually caused by defect in specific protein that help break down parts of food. ये क्या होता है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट कॉज करने की वजह से ये ब्रेक डाउन जो होना चाहिए फूड का वो नहीं हो पाता है. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स लाइक अदर प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये अदर जैसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके जैसे ही होते हैं. आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड इंक्लूड फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन. ये भी क्या होते हैं? हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जैसे अदर अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग को बना रहे, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं अमीनो एसिड्स. तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी का. क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फिनाइल एलानिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है एंड टायरोसिन होता है. All plant and microorganisms synthesize their own aromatic amino acids to make protein. जो सारे प्लांट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं अपने अपने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को. क्यों सिंथेसाइज करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने को प्रोटीन बनाना होता है. तो कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं. जो प्रोटीन्स होती हैं वो कई सारे अमीनो एसिड्स का चेन होती है. तो जो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो अपना एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं. नेक्स्ट वन, नेम्स ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. अब क्या क्या अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोला गया है?
टायरोसिन है वो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है, फिनाइल एलानाइन जो है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एंड ट्रिप्टोफैन जो है वो भी हमारा क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है। 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारे जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये किस में हेल्प करवाते हैं, हमारा प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा उसमें ये हेल्प करवाते हैं। दे आर नोन एज एरोमेटिक ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। इनको क्यों बोला गया एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर अगर इनका स्मेल करें तो इनके अंदर भीनी भीनी खुशबू आती है, तो इनका जो प्लीजेंट स्मेल आता है इसकी वजह से इनको एरोमेटिक वो अमीनो एसिड्स बोला गया है। नेक्स्ट वन, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स डिसऑर्डर। आपको ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं ये कोई डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं। ये क्या होता है, एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज डिफिशियंसी हो जाती है अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या होता है, इज़ अ रेयर डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव न्यूरोमेटाबोलाइक डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ऑटोसोमल किसी भी एक जीन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसमें ये जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्या है, रिसेसिव न्यूरोमेटाबोलाइक डिसऑर्डर। ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म जो है उसमें प्रॉब्लम करता है। तो ये क्या है, ये रिसेसिव न्यूरोमेटाबोलाइट डिसऑर्डर है, क्योंकि ये जो जब बेबी बॉर्न होता है उसके पहले से ही प्रेजेंट रहता है। दैट लीड टू सीवियर कंबाइंड डिफिशियंसी ऑफ सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इसकी वजह से जो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलिक डिफिशियंसी हो रही है, इसकी वजह से क्या डिफिशियंसी आएगी, सेरोटोनिन का डिफिशियंसी रहेगा, डोपामाइन का डिफिशियंसी रहेगा, नॉन एपिनेफ्रिन जो होगा उसका डिफिशियंसी रहेगा, और एपिनेफ्रिन जो होगा उसका भी डिफिशियंसी रहेगा। अब जब इन चीज़ों का डिफिशियंसी हो रहा है तो ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये कैटेकोलामाइंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा स्लीपिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा चलने उठने बैठने डांसिंग एक्सरसाइज, ये फर्दर चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनकी ही डिफिशियंसी हो रही है तो ये कुछ सारे ये सिम्टम्स भी कॉज करते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलिक डिफिशियंसी की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। डिफिशियंसी इज ए डिसऑर्डर दैट मैनिफेस्ट इन अर्ली लाइफ। जो ये AADC होता है जिसको हम क्या और बोलते हैं, एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलिक डिफिशियंसी, ये क्या होता है, ये अर्ली लाइफ में ही मैनिफेस्ट करता है। जब जैसे बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद में ही हमें समझ में आता है ये जेनेटिक बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम अर्ली लाइफ में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। द सिम्टम कैन begin during the neonatal period or when the child is a few months old। ये जब बेबी न्यूनेटल पीरियड में मतलब तुरंत ही बॉर्न हुआ है, वो 7 डेज़ का है, तभी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर जब बेबी बड़ा भी हो जाता है, फ्यू मंथ्स ओल्ड भी हो जाता है, तब भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। There is a wide range of possible symptoms and the severity of the disease varies among the affected individual। ये जो होता है इनके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं और ये इंडिविजुअल वाइज जो होते हैं वो सिम्टम्स वेरी करते हैं। जैसे जैसे इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी होगा, जिस हार्मोन का डिफिशियंसी होगा उस अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स जो होंगे वो वेरी करेंगे। द 2 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर हाइपोटोनिया इन द ट्रंक एंड ऑक्यूलर जायरिक क्राइसिस। जो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, हाइपोटोनिया मतलब जो बॉडी होती है उसका टोनिसिटी जो होता है वो लूज़ हो जाता है, मतलब वो अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। और क्या होता है, ऑक्यूलर जायरिक क्राइसिस, इसमें क्या होता है जो आई मूवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाते। आई जो होती है वो ऊपर साइड में जाके एक तरीके से फिक्स हो जाती है, तो एकदम से जब आई फिक्स हो जाएगी तो उसका आई बॉल का जो मूवमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके जो ये मेजर 2 सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन, अभी किस किस कॉजेज़ की वजह से हो रहा है, AADC डिफिशियंसी इज कॉज बाई म्यूटेशन इन ए जीन कॉल्ड DDC। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जीन होता है बॉडी के अंदर DDC, उसका क्या हो जा रहा है, वो म्यूटेशन हो जा रहा है, उसकी वजह से ये डिफिशियंसी जो होगी वो कॉज करेगी। DDC क्या होता है, DDC स्टैंड फॉर डोपा डिकार्बोक्सिलेट एंड अनदर नेम एंड AADC। जो इसका DDC का नेम है वो क्या होता है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये डोपा डिकार्बोक्सिलेट के लिए स्टैंड करता है, और इसका जो अदर नेम होता है वो AADC ही है। जो मेरे को डिफिशियंसी हो रही है उसका नेम क्या है, AADC ही है। जो ये दूसरा नेम क्या है इसका, डोपा डिकार्बोक्सिलेट जो होता है इसका दूसरा नेम होता है।
and abnormal DDC gene lead to production of dysfunctional AADC enzyme that cannot accomplish its normal function। ये क्या होता है, जो DDC जीन होता है ये क्या करेगा, जो AADC एंजाइम होता है उसका ये जो फंक्शन होगा उसको डिसफंक्शन कर देगा। जब वो एंजाइम होगा वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएंगे बॉडी के अंदर। AADC एंजाइम आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन वाइडली प्रेजेंट इन द बॉडी। AADC जो एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये प्रोटीन होते हैं। पहले ही बताया जो प्रोटीन जो हैं ये सारे क्या है, जो अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, ये कोई भी चीज़ों को फॉर्म करती हैं, जैसे एंजाइम्स को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन्स का ये एक तरीके का चेन होते हैं। तो AADC एंजाइम आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन, जो एंजाइम है AADC वो क्या है, एक टाइप की प्रोटीन ही होती है, वाइडली प्रेजेंट इन द बॉडी एंड देयर रोल इज फैसिलिटेट एंड एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। इसका क्या होता है, ये बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। क्या मेजर रोल प्ले करती है, ये फैसिलिटेट करती है और कैटलाइज करती है कोई भी केमिकल रिएक्शन को। जब केमिकल रिएक्शन कोई भी बॉडी के अंदर हो रहा है उसका ब्रेकडाउन होना है, तो ये जो एंजाइम होगा ये यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा। अब जब ये एंजाइम ही बॉडी के अंदर फंक्शनल नहीं है, वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, तो ये सारा जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होना है न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए या कोई भी चीज़ बनने के लिए, तो ये जो रिएक्शन होगा ये सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, AADC कैटालाइज केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारा AADC जो होता है ये एंजाइम, ये क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होना है तो वो कौन करेगा, AADC जो होगा वो कैटालाइज होगा और वो न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करेगा। सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें सिंथेसिस करवाना है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। कौन से न्यूरॉन्स का ये वो करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कौन से इनका ये कैटालाइज करवा रहा है, कौन से। नेक्स्ट वन, AADC एंजाइम आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन। AADC जो एंजाइम होता है ये एक तरीके की प्रोटीन ही होती है। जो एंजाइम होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये अमीनो एसिड से ही मिलके बने हुए होते हैं। तो ये एक तरीके की AADC जो एंजाइम है वो एक तरीके की प्रोटीन ही होती है, वाइडली प्रेजेंट इन द बॉडी एंड देयर रोल इज़ फैसिलिटेट एंड एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। इनका जो रोल होता है ये मेजर रोल प्ले करते हैं बॉडी में। क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन कराएगा, हमारा AADC जो एंजाइम होगा वो करवाएगा। जब ये एंजाइम ही बॉडी के अंदर डिसफंक्शन हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। AADC catalyze chemical reaction responsible for the formation of synthesis of molecule called neurotransmitter। जो AADC जो एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, और ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन कराने में, कोई भी मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमिशन का ये फॉर्मेशन कराने में ये मेजर रोल प्ले करता है। दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये कौन न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करवा रहा है, जो हमारे कम्युनिकेशन जो हमारा बॉडी के अंदर होना है न्यूरॉन के थ्रू, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये क्या करवाता है, ये सिंथेसिस करवाता है या फिर फॉर्मेशन करवाता है। द न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड बाई AADC डिफिशियंसी। जब हमारे बॉडी के अंदर AADC डिफिशियंसी हो जाएगी, जो एंजाइम होगा उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, आर एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जो ये किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जब हमारा ये सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा AADC की जब डिफिशियंसी हो जा रही है, तो हमारे बॉडी के कैटाकोलामाइंस कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जब इनका डिफिशियंसी हो जाएगा बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होनी है वो नहीं हो पाएंगी। अब हमारा जो एपिनेफ्रिन जो होता है ये क्या रोल प्ले करते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन क्या रोल प्ले करते हैं, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डोपामाइन एंड इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ये क्या कर रहा है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है ये हमारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये कंट्रोल करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमें गुस्सा आया तो हमने रिएक्ट किया, तो इसमें कौन सा रिस्पॉन्स काम करता है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट
रिस्पॉन्स काम करता है। तो जब AADC की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर पाएगा। डोपामाइन इन्वॉल्व्ड इन द मोटर कंट्रोल, रिवार्ड एंड मोटिवेशन। जो हमारा डोपामाइन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा कोई भी मोटर एक्टिविटी होनी है या फिर कोई भी रिवॉर्डियस एक्टिविटी होनी है या फिर हमें मोटिवेट होना है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये किसके लिए डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होगा? इन सारी चीज़ों के लिए। मोटर कंट्रोल हो गया, कोई रिवॉर्ड मिला, पॉजिटिव रिवॉर्ड हो गया, निगेटिव रिवॉर्डियस चीज़ हो गई, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और हम मोटिवेट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? डोपामाइन की वजह से। एंड सेरोटोनिन इन्वॉल्व्ड इन स्लीपिंग, मेमोरी, एपेटाइट एंड मूड। और जो हमारा सेरोटोनिन होता है इन्वॉल्व किसके लिए होता है? हमारा स्लीपिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। मेमोरी जो हमारी शार्प होती है वो किसकी वजह से होती है? हमारे सेरोटोनिन जो होगा वो इंक्रीज होने की वजह से, एपेटाइट होने की वजह से। हमारा एपेटाइट किसकी पे डिपेंड करती है? हमारा सेरोटोनिन की ऊपर डिपेंड करती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें कौन इंडिकेट करता है? हमें सेरोटोनिन इंडिकेट करता है कि हमें भूख लगी है। और जो हमारा मूड अप एंड डाउन होता है वो किसकी वजह से होता है? सेरोटोनिन की वजह से। तो AADC एंजाइम हमारा क्या करेगा? जब वही डिस्फंक्शन है जो वो सारे न्यूरोट्रांसमिशन का क्या करवा रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी की वजह से सिंथेसाइज हो पा रहे हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया? डोपामाइन हो गया हमारा, और नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, जो सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक एंजाइम के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? AADC। यही सारा कर देगा ये बॉडी के अंदर। जब डिस्फंक्शन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इनका डेफिशिएट हो जाएगा, और डेफिशिएट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करेंगे। जो ये हार्मोन ये प्रॉब्लम जो ये हार्मोन ये फंक्शन करते हैं वो ये सारी ये प्रॉब्लम कॉज कर देगा। और हमारा सेरोटोनिन किसके काम में आता है? सेरोटोनिन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेटोनिन। जो हमारा मेलेटोनिन जो होता है हमारा स्लीप के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, उसका भी कौन सिक्रेशन करवाता है? सिंथेसिस कौन करवाता है? हमारा मेलेटोनिन करवाता है, विच इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल। जो मेलेटोनिन जो होता है हमारा किसके काम में आता है? हमारा स्लीप वेक साइकिल के काम में आता है। जो हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, किस टाइम उठना है, कब हमें ड्रीम्स आने हैं, ठीक है, कब हमें हिप्नोगोगिक स्टेट में जाना है, या फिर कब हमें बीटा वेव्स आनी है, कब थीटा वेव्स आनी है। तो ये सारा कौन करवाता है? हमारा जो मेलेटोनिन होता है वो करवाता है, ठीक है। तो जब ये AADC डिफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर सेरोटोनिन भी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। डिफिशिएंसी ऑफ दोज न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ AA डिफिशिएंसी। जब हमारी बॉडी के अंदर ये AADC जो एंजाइम है इसका डेफिशिएट कर रहा है तो ये सारे कोई साइन सिम्टम्स कॉज करेंगे। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? डेफिशिएट हो जाएंगे। साइन सिम्टम्स अब क्या प्रोड्यूस होंगे? दीज क्राइसिस आर करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ आई बॉल। हमारा क्या होगा? आई बॉल का क्या होगा? एबनॉर्मल रोटेशन होगा। गेज डेविएशन, जो हमारा आई जो प्रॉपर डिवीजन होता है, अगर हम इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं तो जो गेज डेविएशन होता है वो प्रॉपर नहीं होगा। अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, जो बॉडी के मूवमेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। बॉडी सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हम चल फिर सही तरीके से नहीं पाएंगे। हेड को एक जगह पे फिक्स नहीं रख पाएंगे। अगर हमें सामने देखना है तो हेड हमारा फिक्स नहीं रहेगा, ना ही हमारा नेक फिक्स रहेगा। मसल स्पाज्म होंगे, बहुत ज़्यादा एजिटेशन फील होगा, और इरिटेबिलिटी जो होगी वो पर्सन को फील होगी। दे कैन लास्ट सेवरल आवर एंड टेंड टू रीअकर एवरी 2 to 5 days। ये कुछ घंटों के लिए हो सकता है और ये रीअकर हो सकते हैं 2 से 5 दिन के अंदर। अदर सिम्टम्स क्या कॉज करेंगे? अदर मूवमेंट डिसऑर्डर कैन बी प्रेजेंट सच एज डिक्रीज मूवमेंट। इसमें क्या होगा? अदर डिसऑर्डर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? डिक्रीज मूवमेंट हो जाएंगे, मतलब हाइपोकाइनेशिया जो है इसको साइंटिफिक टर्म दिया गया है। बॉडी के अगर मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकाइनेशिया। इंक्रीज मसल टोन जो होगी वो कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर सर को एक जगह फिक्स करना है तो वो सर क्या रहेगा? वो हिलता रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे? जब मसल टोन इंक्रीज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिया। इन द लिम्स, ये क्या रहेगा? लिम्स में जो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिया जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कैसी हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एबनॉर्मल पॉस्चर, बॉडी जो होगी वो अपना सही तरीके से पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगी। जब एबनॉर्मल पॉस्चर होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्टोनियम। इनवॉलंटरी राइटिंग मूवमेंट्स, एथेरोटोसिस। जो इनवॉलंटरी राइटिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं? राइटिंग मूवमेंट्स उनको बोलते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से जब बॉडी के अंदर पेन होता है,
है जिसमें हम कराहने सा लगता है, तो वो क्या होते हैं राइटिंग मूवमेंट। इसमें जो पेशेंट होगा बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा। इनवॉलेंट्री एंड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फीट, इसमें जो पर्सन होगा उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे एंड इरेगुलर मूवमेंट होंगे हैंड्स और फीट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं कोरिया। जब किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कोरिया। ट्रिमर्स जो होगा वो भी पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब इन चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट हमें पूरा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देखना है उसको क्या प्रॉब्लम है, कितनी जगह प्रॉब्लम है और क्या क्या जो बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छी तरीके से क्या करना है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर्सन का करना है, उसमें पूरा देखना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वगैरह या उसके कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं और कौन से रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, उसका पूरा हेड टू हम एग्जामिनेशन करेंगे। लंबर पंचर करेंगे, लंबर पंचर के थ्रू देखेंगे CSF में हम फाइंड आउट करेंगे क्या ही एबनॉर्मलिटी आ रही है। CBC फाइंड आउट करेंगे, CBC में क्या देखते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट की कितना ज़्यादा किस जो है उसकी एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कौन सा कंपाउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। MRI करेंगे। MRI क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें हम क्या करते हैं कोई भी एरिया के फॉर एग्जांपल ब्रेन एरिया के मल्टीपल पिक्चर्स लेते हैं और मल्टीपल पिक्चर्स लेने के बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं किस एरिया में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट लेवल काउंट करेंगे, पर्सन का देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, सोडियम इम्बैलेंस है, पोटेशियम इम्बैलेंस है या फिर कैल्शियम इम्बैलेंस, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम होगी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेजरमेंट स्पेसिफिक मेटाबोलाइट, इसमें एक स्पेसिफिक मेटाबोलाइट होता है उसको हम मेज़र करते हैं, वो क्या होता है 3O मिथाइल डोपा। जो 3O मिथाइल डोपा जो होता है डोपामाइन जो होता है उसको हम काउंट करते हैं इन प्लाज्मा और ड्राइड ब्लड स्पॉट विच विल बी इंक्रीज इन पेशेंट विद द डिजीज़। अगर ये किसी के अंदर AADC का डिफिशिएंसी हो रहा है तो ये उन पर्सन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल ऑफ द AADC एंजाइम इन द ब्लड। AADC जो एंजाइम होगा उसका हम मेजरमेंट करेंगे ब्लड के अंदर या फिर सीरम के अंदर। विल बी रिड्यूस इन पेशेंट विद डिजीज़, अगर वो पर्सन उस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर वो एंजाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जेनेटिक टेस्टिंग दैट कैन आइडेंटिफाई डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशन इन द DDC जीन। जो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजेंगे वहाँ पे क्या रहेगा जो हमारा DDC जो जीन होता है जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइम जो है AADC जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है वो क्या हो निकलेगा, हमारा जो DDC जीन होगा वो म्यूटेट निकलेगा। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट हमको क्या करना है डोपामाइन अगोनिस्ट और टू डिक्रीज इस डिग्रेशन। जो हमें डोपामाइन अगोनिस्ट होते हैं वो देने हैं हम, मोनामाइन ऑक्सीडेज और इनहिबिटर्स। इसमें क्या देते हैं MAOI जो होते हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हम वो देते हैं हम। विटामिन B6 देते हैं, विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं पायरोडॉक्सिन भी साइंटिफिक नेम होता है इसका, और इट्स एक्टिव फॉर्म पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। इसका या फिर B6 देना है या फिर इसकी हमें डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म दे देनी है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के। अदर मेडिकेशंस क्या देंगे, क्या क्या और प्रॉब्लम आ रही थी जैसे स्लीपिंग प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए हम क्या देंगे मेलेटोनिन देंगे। मेलेटोनिन कैन बी ट्राइड फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस जो हुआ है वो पर्सन को वो अच्छी तरीके से सो पाएगा उसकी वजह से। वेंजोडाइजापिन्स देंगे। वेंजोडाइजापिन्स क्या होते हैं ए क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है तो उसकी वजह से जो वेंजोडाइजापिन होती हैं वो कंट्रोल करती हैं उसका लेवल, तो फिर वो ड्रग्स उसमें हम देंगे। कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी हो रहा है, बार बार वो जाएगा एक जगह फिक्स नहीं हो जा पाएगा, ठीक है, उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे तो उसकी वजह से हम क्या देंगे वेंजोडाइजापिन। नेक्स्ट वन क्या देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं विच काउंटरैक्ट एक्टिविटी ऑफ एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमिटर। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो देंगे वो क्या करेगी जो हमारा एसिटिल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी को ये सही करेगी। माइट हेल्प पेशेंट विद ऑक्लिनर्जिक क्राइसिस। जो पेशेंट को ऑक्लिनर्जिक क्राइसिस हुआ था जिसमें मैंने बताया था आई वॉल जो होती है वो फिक्स हो जाती है ऊपर की साइड में जाके, मोर देन ये ऊपर ही साइड में होती है लेकिन कभी कभी ये नीचे साइड में भी हो जाती है। तो ये ऐसे जो ऑक्लिनर्जिक क्राइसिस जैसे सिम्टम्स आएंगे तो उसमें कौन मेडिकेशंस जो इफेक्टिव होंगी वो एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस जो होंगी वो इफेक्टिव रहेंगे।